गुड इवनिंग। रियल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग सीक्वेंस और सीरीज, जो फंक्शंस के सीक्वेंस और सीरीज हैं उसके कन्वर्जेंस पे काम कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एम टेस्ट के बारे में आपको बताया था, विरिस्टस एम टेस्ट। तो मैं एक बार रिकॉल करता हूँ कि वो क्या था और उस आधार पर आज हम कुछ नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले हमें ये दिया जा रहा था एफ एन एक्स। हम शुरू से क्या क्या तरीके अपना रहे हैं मैं आप गौर करिएगा। ये सीक्वेंस है फंक्शंस का, तो हम लोग इसकी लिमिट निकालते थे और एफ एन एक्स का जो लिमिट फंक्शन होगा उसे क्या मानते थे, एफ एक्स। उसके बाद हम एक एप्सिलॉन तय कर रहे थे, कोई भी एक फिक्स कर लिया। उसके बाद एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का जो डिफरेंस है, अगर मैं इसे मान लूँ तो इस आधार पर मुझे एक एन चाहिए था जो कोई गिवन फंक्शंस से बड़ा हो और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, मतलब या फिर ये कहें कोई भी एक्स हो उससे बड़ा। एक्स क्या होगा, डोमेन का कोई भी डोमेन से उठा लीजिए, जो भी डोमेन होगा प्रॉब्लम में, उन सभी एक्स के लिए उससे बड़ा एन। आप उसे कोई नाम दे रहे थे, हम लोगों ने उसे एम नाम दिया था, एम। तो अगर आपको ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिलता है जिनका जहां पर फंक्शंस का डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से कम हो जा रहा है, तो आप उसे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कह सकते हैं। और अगर ऐसा एम नहीं मिल पा रहा है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं था उस डोमेन में। ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो आप ये निकाल रहे हैं एन, ये सभी एड्स के डोमेन के हर एक एड्स के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जब हमारे क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट होते जाते हैं तो कई बार एन को ऐसे सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। तो हमने उसको विरिस्टस एम टेस्ट बोला था। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, लिमिट फंक्शन तो वही है, इस बार हम एफ एन एक्स और एफ एक्स का जो डिफरेंस है उसका सुप्रीमम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सुप्रीमम। सभी उस पर जो एक्स था वो डोमेन का था, डोमेन आपका ए मान लीजिए विच इज अ सबसेट ऑफ आर। इस सब में सुप्रीमम ले लीजिए, आप उसे क्या नाम दे दें, एम। अब अगर आप लिमिट ले रहे हैं, लिमिट एम, और ये टेंड्स टू जीरो जा रहा है, लिमिट मतलब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये अगर जीरो को जा रहा है तो ये जो सीक्वेंस आपको दिया गया है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। और कन्वर्स भी सही था, अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो ये जो डिफरेंस था सुप्रीमम है एम, ये टेंडिंग टू जीरो होगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में इतना आपको ये थ्योरम के तौर पर प्रूफ कराया है। तो आज अब हम लोग इस थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको दोनों जो मेथड है मैंने दोनों डिस्कस कर लिए। ये तब ज़्यादा बेहतर है जब आपके लिए एन निकालना आसान हो, और अगर एन आप एक तरफ सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं या प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है तो ये एम टेस्ट लगाइए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, हमारे पास ये जो सीक्वेंस है फंक्शंस का यहाँ पर ये दिया है, तो मैं इसे जनरल टर्म एफ एन मान लेता हूँ। लेट एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, एंड एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका लिमिट फंक्शन निकालते हैं। तो लिमिट फंक्शन एफ एक्स, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। तो एन केवल डिनोमिनेटर में है, अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी होगा और ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो एफ एक्स आपका जीरो है जहां एक्स डोमेन का कोई भी एलिमेंट हो। तो फिर आपके पास जो एफ एन एक्स है और एफ एक्स है, इसका मॉड
अगर आप निकालेंगे तो वो होगा एट्स अपॉन 1 प्लस एन एच स्क्वायर माइनस 0 मॉड। ठीक है, तो इतना ही रहेगा। तो एफ एन एच माइनस एफ एच का जो मॉड है वो आपके पास मॉड एट्स अपॉन 1 प्लस एन एच स्क्वायर मॉड, मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो अब इस फंक्शन का आपने जो टेस्ट अभी पढ़ा है एम टेस्ट, उसमें सुप्रीमम लेना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो होनी है। तो अब हम बेसिक कैलकुलस का यूज करते हैं। लेट y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपके लिए अब ये प्रॉब्लम कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम हो गई। तो फिर आप dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे जब कैलकुलस की प्रॉब्लम है। तो 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, एट्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस एट से ऐसे ही 0 प्लस 2nx, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा ये माइनस 2nx स्क्वायर और ये प्लस n, तो 1 माइनस nx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस nx स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हम इस पर माइनस n कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n, सॉरी आप देख नहीं पा रहे हैं, अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो वही स्टेप फैक्टर एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एन और एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एन। ठीक है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, हमें मैक्सिमम चाहिए, हमारे लिए जो टेस्ट है उसमें सुप्रीमम कहा गया है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो देखिए, किसी फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैं आपको फिर एक मेथड बता देता हूँ। मैक्सिमा मिनिमा के लिए मेथड 1, आप एक बात देखिए, किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन मैक्सिमम है तो एलिमेंट्री कैलकुलस में सरल सा फंक्शन लेते हैं और सपोज कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमें लगेगा ना कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। सपोज ये ए है, फंक्शन ए पर मैक्सिमम अगर होगा तो देखिएगा, ठीक ए से पहले जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए तो स्लोप कैसा आएगा, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, और ए के बाद कैसा होगा, नेगेटिव। ए पर क्या होगा, स्लोप 0। आप समझ रहे हैं, स्लोप जो होगा ग्राफ का, वो अगर आप यहाँ ए के लेफ्ट नेबरहुड से राइट नेबरहुड की तरफ यहाँ को जाए, ए माइनस एच से ए प्लस एच, तो ये नेगेटिव 0 पॉजिटिव जाएगा। और अगर ऐसा हो कहीं पर ये ए है, तो देखिए आपका जो स्लोप है वो यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप, यहाँ पर 0 और इधर नेगेटिव है। तो आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। लेकिन अगर किसी पॉइंट ए पर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, इस तरफ पॉइंट ले लीजिए आप, तो स्लोप नेगेटिव होगा या नहीं, और इधर ले लीजिए तो स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। टेंजेंट जो होगी वो एक्यूट एंगल बनाएगी, पॉजिटिव एक्सटेंशन। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे बात को। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर आप लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं और जो स्लोप है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो उस पॉइंट पर मिनिमम होगा। ये मेथड 1 है। मेथड 2 आप लोगों को पता होगा, जो ज़्यादा यूज लोग मेथड 2 को करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा उसको 0 कर लीजिए, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर लीजिए, तो वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट 1 अपॉन रूट एन और माइनस 1 अपॉन रूट एन है आपके पास। सेकेंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 होगा तो वहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव होगा,
ग्रेटर देन 0 होगा तो नेगेटिव होगा, तो सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन वहाँ पर मिनिमम होगा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 होगा तो थर्ड डेरिवेटिव देखिए, थर्ड अगर नॉन जीरो है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, थर्ड अगर 0 है तो फोर्थ जाइए, फोर्थ वैसा ही चलेगा जैसा सेकंड था, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव नेगेटिव होने पर मैक्सिमम, पॉजिटिव होने पर मिनिमम। फोर्थ भी 0 होगा तो फिफ्थ पे जाइए, फिफ्थ वैसा ही चलेगा जैसा थर्ड था, मतलब फिफ्थ अगर नॉन जीरो है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, फिफ्थ अगर 0 है तो सिक्स पे जाइए, सिक्स वैसे ही चलेगा जैसे फोर्थ और सेकंड थे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और दोनों मेथड मैंने आपको जल्दी में डिस्कस थोड़ा सा कर लिए। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से इसे सॉल्व करता हूँ। तो आप लोग ये देखिए, आपके पास जो पॉइंट्स हैं इस बार इस क्वेश्चन में वो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट हैं, ये कब 0 हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट वाला फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पर 0 हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू -1/√n और +1/√n। ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, 8 पर मैक्सिमम 8 पर मिनिमम, हम कुछ ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, तो 1/√n ले लेते हैं। चलिए, तो अब आपके पास सोचिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट 1/√n है, तो 1/√n से कम यहाँ पर अगर आप हैं तो एक्स अगर 1/√n से कम है, थोड़ा सा कम है, तो देखिए एक्स अगर 1/√n से थोड़ा सा कम होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। हम ये मान के चलते हैं एन कोई भी नेचुरल नंबर हो ये पॉजिटिव है, तो हम जस्ट उससे लेफ्ट नेबरहुड की बात कर रहे हैं, हो सकता है 0 हम दूर लें, जस्ट नेबरहुड। और 1/√n से थोड़ा सा ज़्यादा होने पर फिर देखेंगे। चलिए, 1/√n से थोड़ा सा कम होगा, ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप को बताता है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव है, तो 1/√n के लेफ्ट में पॉजिटिव है, और 1/√n से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है, बाहर से माइनस, तो मतलब 1/√n में लेफ्ट से राइट को जाते समय स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है, इस जोन में पॉजिटिव है और इस जोन में नेगेटिव है। तो आपको नहीं लगता कि ग्राफ अप्रॉक्स ऐसा कुछ होगा कि 1/√n के लेफ्ट में स्लोप पॉजिटिव है और राइट में नेगेटिव है, तो 1/√n ऐसा पॉइंट हो गया जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम है। हमें इतना ही चाहिए, इसलिए इसी को डिस्कस कर रहे हैं। वी ऑब्जर्व दैट dy/dx changes from positive to negative as we move from LHS to RHS of 1/√n on real line। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम 1/√n में लेफ्ट से राइट को अगर मूव करते हैं तो उस समय पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, सो फंक्शन इज मैक्सिमम कब, एट एक्स इक्वल टू 1/√n। ठीक हो गया, तो फिर आपके पास जो फंक्शन है वो तो ये है सेकेंड इक्वेशन में, y इक्वल टू ये है, तो एक्स की वैल्यू 1/√n रख लीजिए, y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो y मैक्सिमम फ्रॉम 2 लिख देता हूँ इसमें, फ्रॉम 2 y मैक्सिमम इक्वल टू 1/√n 1 प्लस n इंटू 1/n, तो ये 1 + 1 2 1/2√n हो जाएगा। तो
आप देखिए, आपको जो करना है, आपने ये पढ़ा हुआ है एफ एन एक्स और एफ एक्स का जो डिफरेंस है उसका सुप्रीमम। यहाँ पर ये अचीवेबल है तो ये मैक्सिमम कह रहे हैं हम इसको, तो इसका ये मैक्सिमम ये मॉड है। अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ चुकी है 1/2√n, तो मॉड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1/2√n पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मॉड आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2√n एंड दिस इज टेंड्स टू 0। कब? जब n इन्फिनिटी को जाएगा तो ये 0 को जाएगा, यही तो m था और ये 0 को जा रहा है। तो हमने जो थ्योरम पढ़ी है उस हिसाब से क्या होगा, जो ये सीक्वेंस है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इसमें हमारी मेहनत कहाँ पर लगी है, केवल फंक्शन को मैक्सिमम कहाँ पर है ये दिखाने में। मिनिमम मैंने दूसरा वाला -1/√n पे नहीं दिखाया है, आप ट्राई कर लीजिए, वहाँ मिनिमम आ जाएगा। अभी मिनिमम का कोई यूज नहीं था तो मैंने जानबूझ के अवॉइड किया है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही करें। आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से भी बता सकते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमम है कहाँ पर मिनिमम है। तो ये एम टेस्ट की मदद से हमने एफ एन एक्स और एफ एक्स का जो डिफरेंस है उसके मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए, और इफ दैट मैक्सिमम वैल्यू टेंड्स टू 0 व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन द सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एम टेस्ट की मदद से। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस nx 1 minus x whole to the power n is not uniformly convergent on close interval 0-1। तो क्लोज इंटरवल 0-1 में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो आप मान लीजिए ये जनरल टर्म सीक्वेंस थी, तो हम सीधे ही एफ एन एक्स ले ले रहे हैं, एन एक्स 1 minus x to the power n, और x कहाँ बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0-1। तो एट x इक्वल टू 0, तो एफ एन एक्स क्या हो जाएगा 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू दिस। तो ऐसी सिचुएशन में जो लिमिट फंक्शन होगा, ये तो 0 0 0 सीक्वेंस है ना, तो लिमिट फंक्शन भी क्या होगा 0 होगा। अच्छा, एट x इक्वल टू 1, ये एंड पॉइंट ले रहे हैं, 1 ले लेंगे तब भी ये टर्म 0 हो जाएगी। तो जो एफ एन एक्स है आपका वो 0 होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, तब भी ये 0 सीक्वेंस है, तो लिमिट फंक्शन अभी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अब तीसरी सिचुएशन है कि अगर x 0 और 1 के बीच में है, तो जो आपका लिमिट फंक्शन होगा वो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एन एक्स। तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन एक्स 1 minus x to the power n। तो देखिए n इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो ये यहाँ पर इन्फिनिटी है, लेकिन अगर x 0 से 1 के बीच में है तो ये ब्रैकेट के अंदर भी जो क्वांटिटी है वो भी 0 से 1 के बीच में होगी, और उसकी पावर n है तो वो इन्फिनिटी को जा रही होगी ना, या 0 को 1 से कम नंबर की पावर अगर बढ़ाएंगे तो वो और छोटा होगा, तो फाइनली ये 0 को जाएगा। तो ये टर्म 0 को जा रही है, ये इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हम इसे एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। ये कौन सी फॉर्म है, आप चाहें तो लिख सकते हैं इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। तो मैं इसे कैसे कर रहा हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन एक्स अपॉन 1 minus x to the power -n। अब ये कौन सी फॉर्म होगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म।
एल हॉस्पिटल रूल आप या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में या 0/0 दो ही फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बाकी चीज जो 5 इंडिटरमिनेट फॉर्म है तब डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो लिमिट इन्फिनिटी, ये n वेरिएबल है इसमें, तो n के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो ये आ जाएगा इट्स n के रिस्पेक्ट में, तो अंदर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ऐसा हो जाएगा e टू द पावर x फॉर्मेट। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको याद होगा e टू द पावर एक्स्ट्रा, e टू द पावर एक्स्ट्रा पहले e टू द पावर x ही होगा, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n, और फिर क्या आएगा माइनस n का माइनस और साथ में लॉग a मतलब 1 माइनस एक्स बेस e। आपके पास ये आ गया, इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको थोड़ा सा सरल बना देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसे ऊपर ले जाता हूँ मैं, तो माइनस एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बेस e। तो देखिए जो x है वो तो उतना ही रहा, जब n इन्फिनिटी हो जाएगा 1 से कम टू पावर इन्फिनिटी, तो ये क्वांटिटी अब 0 है, ये फाइनाइट है, तो 0 इंटू सम फाइनाइट 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो आपने ये गौर किया कि x जब 0 से 1 के बीच में है तब भी लिमिट फंक्शन 0 आ रहा है, ये लिमिट फंक्शन है f(x). जब x 0 था तब भी लिमिट फंक्शन 0 था, और जब x 1 था तब भी 0 है। तो फाइनली लिमिट फंक्शन निकालने में इतना समय लग गया, हेंस लिमिट फंक्शन f(x) इक्वल टू 0, ये हमने कैलकुलेट किया। अब हमारा जो काम है वो हम लोग m टेस्ट लगाने वाले हैं। नाउ मॉड ऑफ fn(x) माइनस f(x) f(x) तो 0 ही है, तो fn(x) ही हुआ, तो n(x) 1 माइनस एक्स टू द पावर n मॉड, ये आपके पास आया। तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये इस फंक्शन को y मान लीजिए, लेट y इक्वल टू n(x) 1 माइनस एक्स टू द पावर n। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो y का मतलब dy अपॉन dx। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो n कांस्टेंट है, ये n तो बाहर रहा, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, एक्स्ट्रा 1 हो गया, प्लस एक्स्ट्रा होगा तो n इधर आ जाएगा, तो n स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1, और अंदर होगा तो माइनस 1 साथ में। तो आपके पास कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, एक तो n आ गया, दूसरा 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ वहाँ से 1 माइनस एक्स आ जाएगा पहले से, और सेकंड से एक तो माइनस 1 है, और ये आ गया है, और n आ गया, तो n(x) बचेगा। तो आपके पास हो गया n 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 और 1 माइनस n प्लस 1x। ठीक है, तो आपके पास जो पॉइंट मिल रहा है बीच में कहीं पर, एक तो पॉइंट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ कहाँ 0 है, एक तो x इक्वल टू 1 पर ये 0 हो जाएगा, और एक ये 0 होने पर x इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 and 1 अपॉन n प्लस 1। मैं 1 पे चेक नहीं करना चाहूँगा, 1 पे आप खुद भी सोचिएगा, 1 के राइट साइड में आप जा नहीं पाएंगे, 1 के लेफ्ट से 1 तक पहुँचेंगे आप केवल। ठीक है, और या तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन भी नहीं होने वाला है, क्योंकि n प्लस 1 पे वैरी चेंज करेगा, तो जो 1 पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता तो 1 पे मैक्सिमम होता, ऐसा भी नहीं।
तो आप मेरी सलाह मानिए, इस पॉइंट पर दीजिए। अगर आप इस पॉइंट पर आप चेक करते हैं, अगर यहाँ पर, तो ये कैसा मिलेगा सोचिए। एच जो है 1/n+1 से छोटा होने पर और एक बार बड़ा होने पर, इफ h लेस देन 1/n+1, तो आपके पास n+1h लेस देन 1 हो जाएगा। अगर ये 1 से कम है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपके पास, n+1h जो है 1 से कम है, तो ये सेकंड ब्रैकेट पॉजिटिव हो गया। ये n तो नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव। अब रहा ये 1 माइनस, अगर आप एच टी जो पर ये रख रहे हैं 1/n+1, तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो फिर ये भी पॉजिटिव, ये भी, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि x ग्रेटर देन n+1, तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि तब ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो चुकी होगी। तो मतलब जो स्लोप है पहले लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है और राइट साइड में नेगेटिव है। आप खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फंक्शन इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो मैंने समझाया है आपको अपने नोट्स में नोट करना चाहिए। सो y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1/n+1। तो यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम है, आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये है, तो जो x है 1/n+1 इसमें रख दीजिए, y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। वो जो मैक्सिमम होगा वो इनका भी मैक्सिमम हो गया। अगर वो टेंडेम टू 0 होता है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, अगर टेंडेम टू 0 नहीं आता है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो मैंने ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी, y के फंक्शन में एच टी जो 1/n+1 रख दिया तो ये आ गया। n/n+1 अंदर n पावर है, 8 पावर ये हो गई, तो n/n+1 की पावर n+1 ही आ गया। तो ये जो y मैक्सिमम है ये क्या है, f(n+1 माइनस f(x) मॉड का सुप्रीमम है, तो इसको हमने m नाम दिया है। तो m इक्वल टू आपके पास ये आ गया है n/n+1 टू द पावर n+1। आप इसे दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, n/n+1 8 तो अलग ही रखिए, वैसे ठीक है, n/n+1 टू द पावर n। अब देखना है कि जो m है ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 को जाता है या नहीं जाता। तो देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँ मैं, तो ये वाला जो होगा ये 1/1+1/n है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा 1+1/n टू द पावर n। तो अगर आप लोग को एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन आती हो तो ये एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन है, ये लिमिट तो 1 हो जाएगी, तो ये टोटल क्या आ जाएगा 1/a। तो ये 0 नहीं आई लिमिट, ये लिमिट क्या आनी चाहिए थी, 0 को आनी चाहिए थी। तो सो द सीक्वेंस गिवन बाय दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपका fn(x) और f(x) का डिफरेंस का जो मैक्सिमम आ रहा है, ये जिसको आप m बोलते हैं कैपिटल, वो 0 को टेंड नहीं कर रहा है, वो एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू आ गई है, तो इसलिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। चलिए कुछ और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द सीक्वेंस दिस वेयर fn(x) इक्वल टू sin nx अपॉन √n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 5। तो आपको फंक्शन दिया हुआ है fn(x) जिसकी सीक्वेंस की जनरल टर्म है sin nx
अपॉन रूट एन, और जो एट्स है वो कहाँ बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो 0 अगर आप एट्स 0 रखते हैं तो ये वैसे ही 0 आ जाना है, पाई रखते हैं साइन एन पाई तब भी 0 आ जाना है, और बाकी जगहों पर इफ एट्स इक्वल टू 0 एंड पाई देन, देखिए तो सीक्वेंस की हर टर्म 0 हो जाएगी तो सीक्वेंस भी 0 पर ही कन्वर्स करेगा, तो उसका लिमिट फंक्शन भी मैं सीधे लिख दे रहा हूँ 0, किस केस में, 0 और पाई में। और अगर एक्स 0 से पाई के बीच होता है तो जो एफ एक्स है आपके पास वो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एन एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ साइन एन एक्स अपॉन रूट एन। तो देखिए ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये -1 से +1 के बीच कोई फाइनाइट वैल्यू है, 0 भी नहीं, 0 वाले तो हो चुके हैं, तब भी ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। तो चाहे अब एक्स ओपन इंटरवल में हो या एंड पॉइंट भी ले लें तब भी हर केस में एफ एक्स क्या है, 0। तो आपके पास जो लिमिट फंक्शन है वो 0 आ गया है। तो लिमिट फंक्शन 0 आ गया है, तो फिर अब क्या करना चाहिए हमें, नाउ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स मॉड, तो ये मॉड आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन रूट एन मॉड, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो y क्या हो गया, साइन एन एक्स अपॉन रूट एन, ठीक है। इसको हम अब थोड़ा बाइफरकेट करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स, तो क्रॉस एन एक्स और n अपॉन रूट एन, तो ये हो जाएगा रूट एन क्रॉस एन एक्स। तो अब तो फैक्टर होने वाली बात भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट, चलिए पर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई ऑन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा क्रॉस टर्म माइनस साइन एन एक्स और एन रूट एन आ जाएगा, ये आ गया। फिर हम ये करते थे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो y की चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, तो वहाँ पर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फिर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 करते हैं तो रूट एन क्रॉस एन एक्स आपके पास 0 आ जाता है, तो एन एक्स ये तो पॉजिटिव ही है तो क्रॉस 0 होगा, क्रॉस एन एक्स 0 होता है तो एन एक्स कितना मान लें, पाई/2, तो यहाँ से एक्स कितना मिल जाए आपको, पाई/2n। तो फिर एट एक्स इक्वल टू पाई/2n अगर आप लेते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx² कितना मिलेगा, -n√n साइन एन एक्स, मतलब साइन पाई/2। तो बहरहाल सेकेंड डेरिवेटिव तो ये देखना होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, सो y इज मैक्सिमम कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू पाई/2n, इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है, और y की वैल्यू ये है, तो फिर y मैक्सिमम कितना हो गया, 1/√n साइन एन एक्स, n इंटू एक्स करेंगे तो वही पाई/2 आएगा, मतलब 1/√n। तो जो y मैक्सिमम होगा वही तो सुप्रीमम ऑफ दिस होगा, तो इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसको हम m कह रहे थे, ये कितना आ गया, 1/√n। तो अगर n इन्फिनिटी हो जाएगा तो m कहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो m इक्वल टू 1/√n टेंड्स टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब सीक्वेंस जो है वो क्या है,
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। जो भी आपको दिया हुआ है 0 to पाई, उस डोमेन में ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए कुछ नया करते हैं आगे भी। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें FNX आपको दिया हुआ है और 4 छोटी छोटी चीज़ें पूछी हैं। फाइंड द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ सीक्वेंस FN फॉर ऑल इट्स बिलोंग्स टू 0 to infinity ओपन इंटरवल। Is the convergence uniform on open interval 0 to infinity? Is the convergence uniform on open interval 0 to 1? Is the convergence uniform on open interval 1 to infinity? तो इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिमिट फंक्शन पे ध्यान देते हैं। तो आपको दिया हुआ है FNX ऐसा है, तो नीचे डिनोमिनेटर हमेशा ही डिफाइंड है, डोमेन की कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब डोमेन R होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो भी एक्स लेंगे आप, 0 भी लेंगे तो 1 आ जाएगा, कुछ और लेंगे तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा, नहीं ये तो नेचुरल नंबर है, तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है। तो सीक्वेंस का हर फंक्शन हमेशा डिफाइंड है। तो मैं लिख भी देता हूँ कि जो FNX होगा वो NX अपॉन 1 प्लस NX स्क्वायर होगा, x विल बी एनी रियल नंबर। तो FX जब आप निकालेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये पहला पार्ट है जिसको लिखा है फाइंड द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ FNX, ये वही है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, n ऊपर नीचे से कॉमन ले लीजिए, x अपॉन n ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास इसमें ये 0 हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो जो लिमिट फंक्शन है वो 1 अपॉन एक्स है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पहला, ठीक है। और लिमिट फंक्शन के साथ प्रॉब्लम 0 पे आएगी। डोमेन सीक्वेंस का हर फंक्शन जो है, देखिए एक्स बिलोंग्स टू R था, ये हर जगह कंटिन्यूस है, लेकिन जो लिमिट फंक्शन है वो 0 पर प्रॉब्लम करेगा। अगर 0 पर प्रॉब्लम करेगा तो 0 पर कंटिन्यूटी नहीं होगी, और 0 पर अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो 0 को कंटेन करने वाला कोई भी आप ओपन इंटरवल लीजिए, इंटरवल ले लीजिए जो 0 को कंटेन करता है, तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, वहाँ पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी नहीं आ पाएगी। चलिए हम इसको एक बार देख भी लेते हैं इस तरीके से, बी पार्ट में भी। ये तो वैसे तो समझ में आपको यहीं से आ जाएगा, लेकिन बी में क्या पूछा है, इज द कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म ऑन 0 to इन्फिनिटी। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वही तरीका अपनाते हैं। तो FNX माइनस FX जो मॉड है, एप्सिलॉन तय कर लेना चाहिए था, इसमें देखते हैं, मेरे ख्याल से सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि n तो लीनियर ही है दोनों एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे। n अगर लीनियर है तो n अलग हो जाएगा। तो पहला मेथड लगाते हैं, लेट एप्सिलॉन बी गिवन। तो FNX माइनस FX मॉड आप करेंगे, तो FNX तो आपके पास है NX अपॉन 1 प्लस NX स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो NX स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ -1 माइनस NX स्क्वायर कर दिया तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे 8 से इंटू 1 प्लस NX स्क्वायर, ये आपके पास आया। एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ये है हमारे पास, ये एप्सिलॉन से कम लें तो आप देखिए ये हमारे पास आएगा मॉड एक्स 1 प्लस NX स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन तब होगी जब ये चीज़ का रेसिप्रोकल करिए ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन हो। n चाहिए हमें,
और इफ 1 प्लस NH स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू मॉड एच, ये इसे नीचे ले आइए तो यहाँ से आ जाएगा और इफ n ग्रेटर देन 1 अपॉन एच स्क्वायर टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन मॉड एच माइनस 1, पहले 1 को ले जाइए इधर तो ये आ गया, फिर एच स्क्वायर ले आइए और इफ n ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन मॉड एच अपॉन एप्सिलॉन मॉड एच क्यूब, तो n ऐसा मिल रहा है आपको। अब प्रॉब्लम है, देखिए अगर h से 0 के आसपास आप लेते हैं, क्योंकि डोमेन आपने r बोला है, प्रॉब्लम 0 पर ही है, 0 पर ये क्वांटिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगी और उससे बड़ा नेचुरल नंबर हमें मिल ही नहीं सकता। तो 0 पर ये अनबाउंडेड हो रहा है, वहाँ पर आप कोई भी n आपका काम नहीं करेगा जो फिर इससे बड़ा नेचुरल नंबर हो। तो फिर 0 की वजह से ही ये 0 जो है वो पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आ गया है। तो अब मैं लिख देता हूँ हियर RHS goes to infinity as h tends to 0. So sequence is non-uniform convergence, uniformly convergent जीरो टू इन्फिनिटी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बल्कि 0 को लेते हुए आप कोई भी इंटरवल ले लीजिए 0 के नेबरहुड में, तो वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ही आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूँ अभी। अब दूसरा पार्ट देखिए तो क्या लिखा हुआ था, तीसरा, इज द कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। फिर वही बात है, 0 से लेके कहीं भी कोई लैम्डा तक आप लेंगे तो उसमें ये यूनिफॉर्मली नहीं आएगा, या फिर माइनस लैम्डा से 0 ले लेंगे आप कहीं बीच में, जहाँ भी 0 के नेबरहुड में भी दिक्कत आएगी, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट पार्ट देखिएगा, इज द कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म ऑन ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। तो वो आना चाहिए, जस्टिफाइड है, क्योंकि ये प्रॉब्लम केवल कहाँ पर कर रहे हैं 0। आप 0 छोड़ के कोई भी पॉजिटिव लैम्डा टू इन्फिनिटी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी है। इन्होंने 1 to इन्फिनिटी किया है, कोई भी पॉजिटिव लैम्डा टू इन्फिनिटी सोचिएगा आप, तो उससे आपको यह मदद मिलेगी कि इंटरवल बदल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सी पार्ट को लिख के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो 0 शामिल है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, उसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। बल्कि 0 to लैम्डा ले लीजिए, लैम्डा पॉजिटिव है कोई, या माइनस लैम्डा से 0 भी ये नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो सी पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी आपको बता दे रहा हूँ, और डायरेक्ट है कि दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन 1 to इन्फिनिटी। क्यों 1 to इन्फिनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लीजिए, ये क्वांटिटी फाइनाइट आएगी हमेशा, जो भी आएगी उससे बड़ा आप नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, वो मिलना चाहिए आपको जहाँ इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो। तो ये हमने पिछले लेक्चर में कई सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आज अगर नहीं भी करें तो आपको केवल नेचुरल नंबर मिल जाए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी पॉजिटिव लैम्डा से इन्फिनिटी तक आप ले सकते हैं, इसमें ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, या माइनस इन्फिनिटी से लैम्डा तक। लैम्डा पॉजिटिव अगर आप ले रहे हैं तो माइनस लैम्डा कर दीजिए, मतलब 0 प्रॉब्लम कर रहा है आपको, 0 छोड़ दीजिए ना आप, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 0 का नेबरहुड छोड़ते हुए कहीं तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस लैम्डा या इन्फिनिटी से लैम्डा, लैम्डा पॉजिटिव है, उसमें आप ये सीक्वेंस को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आपको मिल जाएगा।
उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और एम टेस्ट क्या होता है आज ये भी समझ में आ गया होगा। ये अलग बात है कि लास्ट क्वेश्चन फिर हमने कल के मेथड से ही किया। नेक्स्ट लेक्चर में आज मैं इतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक थ्योरम कराऊंगा पहले, और उस थ्योरम की मदद से हमें ये पता लगेगा कि अगर कोई सीक्वेंस की हर टर्म, जो सीक्वेंस है हर टर्म कंटिन्यूअस है और सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है अगर, देखिए उल्टा भी सोचिए अब, आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस तो कंटिन्यूअस है और लिमिट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया, तो ये पर्याप्त है ये बताने के लिए कि सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। वहाँ तो कोई एन ढूंढने जैसा भी नहीं है इसमें, ये जो मेहनत कर रहे हैं ना हम लोग, ये भी नहीं करना है। तो आपको उम्मीद है कि वो मेथड भी पसंद आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे करते हैं। तब तक आप इन चीज़ों को पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।